अदब कहानी में खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आज के अफसाने का उन्वान है खोल दो। इस अफसाने को तहरीर किया है सादत हुसैन मंटो ने। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतादिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपनी चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मुतलातम समंदर देखा तो इसकी सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गई। वो देर तक गदले आसमान को टिटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता था कि वो किसी गहरे फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास शल थे। इसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं। तेज रोशनी इसके वजूद के रगो रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह इसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप में खाक चांदता रहा, मगर उसे अपनी जवान अकलौती बेटी का कोई पता ना मिला। चारों तरफ एक दांदी सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन तक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते इसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। उससे आगे वो और कुछ ना सोच सकता। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ थी जिसके मुतालिक उसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते इसने अपनी कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और इसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था। लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने तके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजा पर ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो इसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ता में जब गाड़ी रोकी गई थी और बुलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। इसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितनी भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने इसकी मदद ना की। आंसू जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज के बाद जब होश और हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन इन लोगों से मिला जो इसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने इनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी माँ पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल सियाह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी अकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, तुम्हारा खुदा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेलियों पर रखकर वो अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल कर उन्होंने महफूज मकामों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना कहीं ना मिली। एक रोज वो इसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि 6 हाटा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वो बिदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब इसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा दिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। इसने कोई जवाब ना दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी वहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने के बायस वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी।
اور بار بار باہوں سے اپنی سینے کو ڈانٹنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ کئی دن گزر گئے، سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ دن بھر مختلف کیمپوں اور دفتروں کے چکر کاٹتا رہتا، لیکن کہیں سے بھی اس کی بیٹی کا پتہ نہ چلا۔ رات کو وہ بہت دیر تک ان رضاکار نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا، جنہوں نے اس کو یقین دلایا تھا کہ اگر سکینہ زندہ ہوئی تو چند دنوں ہی میں وہ اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایک روز سراج الدین نے کیمپ میں ان نوجوان رضاکاروں کو دیکھا، لاری میں بیٹھے تھے۔ سراج الدین باغا باغا ان کے پاس گیا۔ لاری چلنے ہی والی تھی کہ اس نے پوچھا، بیٹا میری سکینہ کا پتہ چلا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، چل جائے گا چل جائے گا، اور لاری چلا دی۔ سراج الدین نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگی۔ اس کا جی کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ شام کے قریب کیمپ میں جہاں سراج الدین بیٹھا تھا اس کے پاس ہی کچھ گڑبڑ سی ہوئی۔ 4 آدمی کچھ اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ لوگ اسے اٹھا کر لائے ہیں۔ سراج الدین ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ لوگوں نے لڑکی کو ہسپتال والوں کے سپرد کیا اور چلے گئے۔ کچھ دیر وہ ایسی ہی ہسپتال کے باہر گڑے ہوئے لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اندر چلا گیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک اسٹریچر تھا جس پر ایک لاش پڑی تھی۔ سراج الدین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ کمرے میں دفعتاً روشنی ہوئی۔ سراج الدین نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تل دیکھا اور چلایا، سکینہ! ڈاکٹر نے جس کمرے میں روشنی کی تھی سراج الدین سے پوچھا، کیا ہے؟ سراج الدین کے خلق سے صرف اس قدر نکل سکا، جی میں اس کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، اس کی نبض ٹٹولی اور سراج الدین سے کہا، کھڑکی کھول دو۔ سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش پیدا ہوئی۔ بے جان ہاتھوں سے اس نے ازار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی۔ بوڑھا سراج الدین خوشی سے چلایا، زندہ ہے، میری بیٹی زندہ ہے۔ ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گیا۔